हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अरस्तु। और अरस्तु में हमने पढ़ा था क्रांति विषयक जो उसका सिद्धांत था वो हम लोग पढ़ रहे थे। और क्रांति विषयक सिद्धांत में हमने उसके जो क्रांति के कारण थे जो अरस्तु ने बताए थे, दो प्रकार के कारण थे, सामान्य कारण और विशेष कारण। हम दोनों को बारी बारी से पढ़ चुके हैं। सामान्य कारण क्या थे? सामान्य कारण दो थे और विशेष कारणों में उसने कई सारे कारणों का वर्णन किया है। जिस प्रकार से उसने कारणों का वर्णन किया है उसी प्रकार से उसने क्रांति को रोकने के उपाय का भी वर्णन किया है। हम जानते हैं कि अरस्तु कौन था? पहला राजवेता था जो वैज्ञानिकता के आधार पर यानी तर्क वितर्क के आधार पर अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करता था। तो अरस्तु ने क्रांति को रोकने के उपाय भी उतनी ही गंभीरता से बताए जितने उसने क्रांति के कारण बताए थे। तो उपायों की जब हम बात करते हैं अरस्तु के, तो उसने क्रांति के रोकने के दो उपाय बताए थे। क्रांति को के कारण के दो बताए थे, सामान्य कारण और विशेष कारण। उसी प्रकार से उपाय भी उसने दो बताए हैं, सामान्य उपाय और विशेष उपाय। तो हम सबसे पहले सामान्य उपायों की बात करते हैं कि किस रूप में अरस्तु ने क्रांति के रोकने के सामान्य उपाय बताए जो एक शासक अपनी शासन व्यवस्था में अपनाकर उन क्रांति को रोक सकता है। इसमें पहला कारण है शासक व शासितों में सद्भावनापूर्ण संबंध। कि हमने देखा है कि जब जब शासक किस प्रकार का हुआ है, लिबरल हुआ है, उदार हुआ है, यदि उसने अच्छे अच्छे कानून बनाए हैं, जनहितकारी कानूनों की यदि हम बात करते हैं तो जनहितकारी कानून बनाए हैं, जनता के कल्याण की हमेशा उसने सोची है, और यदि जनता के प्रति डेडिकेट होकर, जनता के प्रति डेडिकेशन रखकर यदि उसने शासक ने कोई कार्य किया है तो शासितों ने उस शासक के उस कार्य का बड़ा ही सम्मान किया है। इसी वजह से यदि शासक और शासितों में एक सद्भावनापूर्ण संबंध बना रहे तो इस क्रांति को काफी हद तक रोका जा सकता है, ऐसा अरस्तु का मानना है। अरस्तु ने अपने शब्दों में कहा है कि यदि शासकों द्वारा शासितों के प्रति सहयोगी और सहानुभूतिपूर्ण विचारधारा को अपनाया जाए तो शासितों के मन में कभी भी क्रांति का भाव उत्पन्न नहीं होगा। अतः शासकों को ऐसे वातावरण की सृष्टि करनी चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करे कि उसे उसका उचित अंश प्राप्त हो रहा है, अर्थात शासक सबके साथ न्यायपूर्ण बर्ताव करे। तो कहीं हद तक सामान्य रूप में क्रांति को रोका जा सकता है, ऐसा अरस्तु का मानना है। दूसरे सामान्य उपाय की बात करते हैं, जनता में संविधान के प्रति आस्था बनाए रखना। हमें ज्ञात है कि संविधान क्या होता है? एक स्वतंत्र राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होता है जिसके सहारे पूरा राष्ट्र खड़ा होता है। तो यदि संविधान सुदृढ़ है तो वो राष्ट्र भी उतनी ही सुदृढ़ता से खड़ा रहेगा, ऐसा माना जाता है, सामान्य नियम है। उसी प्रकार से यदि संविधान स्ट्रांग है तो जनता भी स्ट्रांग होगी, और उसके स्ट्रांग बने रहने में क्या मदद करनी है कि जनता को उस संविधान के प्रति आस्था बनाए रखने के लिए हमेशा प्रेरित करना है कि यदि संविधान में प्रत्येक व्यक्ति की आस्था जुड़ जाए तो फिर कहीं भी क्रांति उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता है, ऐसा अरस्तु मानता था। यदि शासकों को जनता के दिलों दिमाग में कानून के प्रति निष्ठा और आस्था की भावना सदैव जागृत करनी चाहिए, क्योंकि नागरिक शिक्षा के द्वारा ही लोगों में सामाजिक भावनाएं, नैतिक मूल्य
व आदतें व उचित व्यवहार जागृत होते हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति संविधान के प्रति आस्थिक बना रहेगा तो वो पूरे राष्ट्र के लिए, सिर्फ राज्य के लिए ही नहीं वरन पूरे राष्ट्र के लिए एक जीता जागता प्रमाण होगा और क्रांति का विचार उसके मन में छुएगा तक नहीं। अगले पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो वो है सम्मान, पदों और पुरस्कारों का समान वितरण। हम सबको विदित है कि जब जब किसी व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है उसके विशिष्ट कार्यों के लिए या किसी विशिष्ट पद के लिए किसी व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है या फिर पुरस्कारों के माध्यम से किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता को और बेहतर किया जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने कार्य को और अच्छे ढंग से करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस सम्मान में, इन पदों में और इन पुरस्कारों में यदि वितरण समान न हो तो क्रांति की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इन सब में समान वितरण होना चाहिए, तभी क्रांति को आसानी से रोका जा सकता है। अरस्तु का मानना है, अरस्तु का सुझाव है कि यदि सम्मान, पदों व पुरस्कारों का वितरण अधिक से अधिक निरपेक्षता के आधार पर किया जाए ताकि जनता सदैव संतुष्ट रहे और क्रांति का विचार उनके मन को छू न सके। इसीलिए सदैव इन सब सम्मान, पदों और पुरस्कारों का वितरण जो है समान रूप से होना चाहिए। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है कानूनों का पालन। किसी भी राष्ट्र के स्थायित्व के लिए कानूनों का होना अति आवश्यक है। यदि कानून स्थिर होंगे, यदि कानून बेहतर होंगे और बेहतर ढंग से, सुदृढ़ता से, आधार रूप में यदि किसी राज्य में या राष्ट्र में स्थापित है तो वहां की जनता कभी भी क्रांति का विचार अपने मन में नहीं ला पाएगी, क्योंकि कानून की सुदृढ़ता ही उसके स्थायित्व को बलिष्ठ करती है। और इसी वजह से अरस्तु का मानना था कि कानूनों के पालन में जिस वजह से कानूनों का निर्माण होता है, उसी प्रकार से कानूनों का पालन भी उतनी ही आधार रूप में या उतनी ही निरपेक्षता से होना चाहिए। अरस्तु का मानना है कि राज्य के स्वामित्व के लिए यह आवश्यक है कि कानून का पालन व्यक्तियों का एक स्वाभाविक अंग बन जाए, एक स्वभाव का ही एक अंग बन जाए, ताकि प्रयोगकर्ता व्यक्ति के हृदय में कानून के प्रति निष्ठा बनी रहे और कानून पालन करवाने के लिए सरकार को सदैव सजग और कठोर रूप से इसे अपनाना चाहिए। कि यदि व्यक्ति के स्वाभाविक अंग में ही ये जुड़ जाए कि हमें कानूनों का पालन करना है, तो फिर कहीं भी क्रांति का विचार उनके मन को छू तक नहीं सकेगा। जैसे हम सामान्य सी बात लेते हैं अभी वर्तमान को देखते हुए, कि हम सब जान रहे हैं कि कोविड-19 ने पूरे भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को झकझोर दिया है। तो और इतनी सारी गाइडलाइंस प्रत्येक राष्ट्र अपने नागरिकों की सुविधा के लिए दे रहा है, पर क्या हम उन कानूनों को पूरा फॉलो कर रहे हैं? यदि प्रश्न है तो उसका समस्या के समाधान के रूप में यदि हम देखते हैं तो ज्यादातर जागरूक लोग जो हैं वो इस कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उसे पूर्ण रूप से फॉलो कर रहे हैं। कानून है, हमारी सुरक्षा के लिए है, और यदि हम ही उसका पालन नहीं करेंगे तो कानूनों की धज्जियां कौन उड़ा रहे हैं? पढ़े लिखे सभ्य लोग ही। कई बार हमने ये देखा है कि कुछ लोग
मजाक बना रहे हैं जो लोग मास्क लगाते हैं या सैनिटाइजर यूज़ करते हैं या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, तो वो मजाक का पात्र बन जाते हैं उन लोगों का जो कोविड को बहुत इजी ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं है कि इसमें बहुत सारी पॉलिटिक्स भी है, लेकिन फिर भी है तो बीमारी ही, महामारी है, तो बचाव ही इसका उपचार है। तो हमें मास्क लगाना जरूरी है, 2 गज की दूरी रखना जरूरी है, गर्म पानी पीते रहिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते रहिए, और जो हमारे मिर्च मसाले हैं, मिर्च का इस्तेमाल कम करें, लेकिन जो लौंग है, काली मिर्ची है, दालचीनी है, ऐसे मसालों का अवश्य प्रयोग करें। तेजपात के पत्ते हैं, ये सब हमारे लिए इम्यूनिटी बूस्टर्स है और इनका प्रयोग अवश्य करें। तो हमारी कोविड-19 की जो समस्या है, जो कानून के रूप में प्रत्येक राष्ट्र ने चला रखी है, वो कहीं ना कहीं साकार होगी। तो उम्मीद है कि आप सब भी इसका पालन करेंगे। हम इस ऑनलाइन कक्षाओं को जो जारी रख रहे हैं, वो उसका कारण भी कोविड-19 ही है, हम सब जानते हैं। तो सरकार की इस पहल को, सरकार की इस कानून का जो पालन करने में हम कहीं ना कहीं अवहेलना करते हैं, कम से कम पढ़े लिखे और सभ्य लोग होने की वजह से हम वो ना करें। यदि कानून का पालन अवहेलना करना है तो फिर कानून बनाए क्यों गए? कानून सबकी सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं ताकि अधिकांश लोग उसका फायदा उठा पाए। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार नहीं। हम देखते हैं कि लगातार यदि एक ही शासन सत्ता चली आ रही है, जैसे पहले राजतंत्र था तो एक ही वंश यदि चला आ रहा है, तो उसकी जो गुणवत्ता है, शासन व्यवस्था की जो गुणवत्ता है, उसमें कहीं ना कहीं एक ठहराव आ जाता है। वो बदलाव नहीं चाहता, लेकिन जनता चाहती है। तो जनता ये चाहती है कि राजनीतिक सत्ता पर किसी भी वंश का, किसी भी राजनीतिक दल का और किसी भी व्यक्ति विशेष का एकाधिकार नहीं हो, वो समस्त व्यक्तियों के लिए फायदेमंद होगा, ऐसा अरस्तु का मानना था। राजनीतिक सत्ता पर किसी एक परिवार या वर्ग का अधिकार होने से सामान्य जनता में असंतोष उत्पन्न हो जाता है और वही क्रांति का कारण बन जाता है। राजकीय कार्यों में कार्यकाल का समय कम होना चाहिए ताकि सभी वर्गों की बारी आ सके। सम्मान, पदों व पुरस्कारों व अवसरों का भी अधिकाधिक वितरण होना चाहिए और राजनीतिक सत्ता इसका एक विशेष उपाय होना ही चाहिए। तो जब ऐसा होगा कि किसी सत्ता पर किसी विशेष वर्ग का नहीं, किसी विशेष वंश का नहीं और किसी भी विशेष जाति का प्रभाव यदि नहीं बना रहेगा, तो क्रांति उत्पन्न होने की संभावना न के बराबर हो जाएगी। और यदि एकाधिकार बना रहता है तो जनता कहीं ना कहीं असंतुष्ट हो जाती है, तो इसे दूर करना ही एक बहुत बड़ा उपाय होगा। अगला पॉइंट है समाज में मध्यम वर्ग को बढ़ावा देना। हमें ज्ञात है कि अधिकांशतः बुद्धिजीवी वर्ग के लोग मध्यम वर्ग में ही निवास करते हैं। जब कभी भी ये देखा जाता है, एक आंकड़ा निकाला जाता है, तो हम देखते हैं कि उच्च वर्ग के लोग कम होते हैं, बिल्कुल निम्न वर्ग के लोग भी कम होते हैं। अधिकांशतः सामान्य वर्ग के लोग अधिक होते हैं। जैसे हम परसेंटेज में देखते हैं तो 20% बहुत अधिक धनिक होते हैं, 20% बहुत अधिक निम्न स्तर के होते हैं और बाकी के जो बचे 60% वो सब सामान्य या मध्यम वर्ग के व्यक्ति माने जाते हैं। और इनमें से ही क्या होता है कि यदि हम मध्यम वर्ग को बढ़ावा देते हैं, प्रत्येक कार्य करते हैं, तो ये वर्ग ऐसा वर्ग होता है जिसे निम्नता का भी भान रहता है और उच्चता का भी भान रहता है। तो दोनों ही वर्गों में संतुलन बना रहता है और समाज में
क्रांति की स्थिति बिल्कुल न के बराबर हो जाती है। अरस्तु का मानना है कि मध्यम वर्ग को प्रत्येक कार्यों में बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि अधिकांशतः बुद्धिजीवी वर्ग इसी वर्ग में निवास करते हैं तथा धनिक वर्ग व निर्धन वर्ग में भी सदैव संतुलन बना रहना चाहिए। संतुलन से जीवन और भी आसान हो जाता है। अगला है शक्तियों का विकेंद्रीकरण आवश्यक। हम देखते हैं कि बहुत सारे संविधानों को भी हमने पढ़ा है, सेकेंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है। तो संविधानों में अधिकांशतः संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में संघात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ है शक्तियों को विकेंद्रित कर दिया जाए। यदि एक ही जगह शक्तियां इकट्ठी हो जाती है तो उसका दुरुपयोग होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसा अरस्तु का भी मानना था, मॉन्टेस्क्यू का भी मानना था। इसलिए शक्तियों को अलग अलग जगह बांटना अति आवश्यक है। वो क्रांति का एक विशेष उपाय होगा। तो अरस्तु ने कहा कि यदि शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं होता है तो क्रांति का एक मूलभूत कारण वही हो सकता है। अरस्तु का मानना है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और संपूर्ण शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है। अतः शक्ति का केंद्रीकरण करने के स्थान पर उसे विकेंद्रीकरण करना चाहिए, उसका विकेंद्रीकरण करना चाहिए ताकि विद्रोह व दमन समाप्त हो जाए। कहीं भी विद्रोह की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी और आसानी से प्रत्येक कार्य क्षेत्र को निपटाया जा सकता है। प्रत्येक कार्य क्षेत्र में कार्यों की विशिष्टता भी आएगी, गुणवत्ता भी आएगी। इसलिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। सोचिए अरस्तु की उस विचारधारा को जो वर्तमान विचारधाराओं में ये सारी की सारी चीजें वर्तमान राज्यों में मौजूद है, और यदि इनमें से कुछ एक भी डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है, राज्य में क्रांति उत्पन्न हो जाती है। तो अरस्तु वास्तव में एक राजवेता था, एक वैज्ञानिक राजवेता था, जिसने अपने तर्क के माध्यम से उस जमाने में जब शिक्षा का इतना ज्यादा फैलाव नहीं था तब उसने ये इतनी सारी बातें सोच ली थी। अगला पॉइंट है बाह्य खतरों का भय खड़ा करना। इसका अर्थ ये होता है कि जब जब शासकों ने बाह्य खतरों के भय से जनता को अवगत कराया है, जनता ने उतनी ही तत्परता से अपने कार्यों का निष्पादन किया है। यदि हमें डर नहीं होगा तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, आराम तलब हो जाएंगे। और बहुत ही ज्यादा आराम तलब होने का अर्थ ये होता है कि निश्चिंतता आ जाना, और इतने निश्चिंत हो जाएंगे कि हमें बाह्य खतरों का आभास ही नहीं होगा। लेकिन यदि शासक जनता को, अपने नागरिकों को बाह्य खतरों का भय यदि बनाए रखेगा तो जनता अधिक जागरूक होकर अधिक सजगता से अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। अरस्तु का मानना है कि मनोवैज्ञानिक आधार के रूप में सदैव ही नागरिकों को बाह्य शत्रुओं व बाह्य समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करवाने से क्रांति को रोका जा सकता है। कि एक मनोवैज्ञानिक हथियार है, मनोवैज्ञानिक आधार है कि यदि बाह्य खतरों का भय से अवगत हम यदि जनता को कराते हैं तो वो नागरिक क्या होंगे, अधिक सजग, जागरूक और सफल नागरिक होंगे।